सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है सोशलिज्म, साइमन एंड सीडीएम। ठीक है, यानी कि समाजवाद, साइमन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सीडीएम का मतलब क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सचिन, शिवांगी, मयंक, सोनिया, तूफान का देवता, रेमन, सभी को गुड इवनिंग। ओके, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? कल हम लोग का जो टॉपिक था दैट वाज एमर्जेंस ऑफ गांधी। और सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा क्या था? हमने ये पढ़ा था कि गांधी जी रिटर्न, पहले तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था। तो ही सेट अप नेटल इंडियन कांग्रेस, ठीक है, फिनिक्स फार्म, टॉलस्टॉय फार्म और इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर लेके आया। देन ही रिटर्न टू इंडिया 9 जनवरी 1915। देन उन्होंने एक साल अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे इंडिया का भ्रमण किया और फिर उसके बाद बैक टू बैक 3 हिट्स मारे। वो कौन से हिट्स थे? चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 और खेड़ा सत्याग्रह 1918। उसके बाद 1919 में आता है अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट, विच वॉज अ परमानेंट एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था। उसको ब्लैक एक्ट बोला गांधी जी ने, जिसको कॉमन नेम था रॉलेट एक्ट, बिकॉज उसको सिडनी रॉलेट ने एक तरह से उसको कंपोज किया था। उसमें रिकमेंडेशंस अपने दिए थे। उसमें ये था कि बिना एक तरह से ट्रायल के 2 साल का इम्प्रिजन हो सकता है, ये उसमें प्रोविजंस थे। तो इसके खिलाफ सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, रॉलेट सत्याग्रह जिसको बोला गया। और हमें पता होना चाहिए कि होम रूल लीग जो 1916 में बनी थी, उसमें उसको एक तरह से बंद करके उसमें नए या फिर हम बोल सकते हैं यंगर सेक्शन को इन्फ्यूज़ करके उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह में यूज़ किया। और उस होम रूल लीग का जो बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी, उसका नाम कन्वर्ट करके स्वराज्य सभा इसी टाइम पर रखा था। देन हमें पता है फिर होता ये है कि 6 अप्रैल को पहले बात तो लॉन्च होता है। 9 अप्रैल को अरेस्ट होती है और किसकी? सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल की। और उस अरेस्ट का प्रोटेस्ट करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे रेगिनाल्ड डायर फायर के आदेश देता है और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इस एक्शन को डायर, माइकल ओ डायर जो था, वो काफ़ी उसको सराहना करता है। और यही कारण है कि उधम सिंह ने इसकी हत्या करी। पहले वो रेगिनाल्ड डायर की भी हत्या करना चाहते थे, मेनली तो वही टारगेट में था, लेकिन तब तक वो मर चुका था 1940 तक। इसके रिगार्डिंग एक मैं शॉर्ट भी बनाऊंगा इंस्टाग्राम पे, जो लोग कनेक्टेड है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। रेगिनाल्ड डायर ने आदेश दिए थे, आपको पता होना चाहिए। फिर इसका आफ्टर मैथ ये था कि गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने टाइगर जो नाइटहुड की उपाधि है वो लौटा दी थी। उसके बाद गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था 1919 में, जिसका लेना देना इंडिया से नहीं टर्की से था, अली ब्रदर्स ने उसको लॉन्च किया था, मौलाना अली और शौकत अली। उसको लॉन्च करने के बाद ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। मैं बार बार रिवाइज इसीलिए करा रहा हूँ, अपने लिए नहीं, आपके लिए करवा रहा हूँ, ठीक है? तो आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रखिएगा, ये नहीं कि अरे ठीक है सर ये वो, आपके लिए मैं करा रहा हूँ ताकि वो एकदम सेटल डाउन हो जाए आपके माइंड में चीज़ें, ठीक है? तो 1919 में खिलाफत कमेटी बनती है और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में, जहाँ पे वो लोग नॉन कोऑपरेशन की बात कहते हैं। तो गांधी जी ने उसमें कांग्रेस से भी उसमें अश्योरेंस चार, कांग्रेस को भी बोला कि हम लोग भी इसमें करते हैं, बट इनिशियल तो रेजिस्टेंस मिला, बट बाद में कांग्रेस ने फेवर कर दिया कलकत्ता सेशन में। देन नागपुर सेशन में इसको एंडोर्स किया और नागपुर सेशन में ये बोला कि अब हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद जिन्ना, बेसेंत ये सब रिजाइन कर देते हैं और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बना लेते हैं। उसके बाद ये होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन लॉन्च होता है। सारी चीज़ें सही चल रही थी और हमारे लोकल मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुके थे, जैसे एका मूवमेंट स्टार्ट हो गया था यूपी में, अवध किसान मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, मप्पिला रिवोल्ट मालाबार वाले रीजन में स्टार्ट हो गया था, ठीक है? करप्ट महंत को गुरुद्वारा से निकालने के लिए गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। बट 1922 में 2 फरवरी 1922 को कुछ ऐसा होता है, सॉरी 5 फरवरी 1922 को कुछ ऐसा होता है कि गांधी जी को ये वापस लेना पड़ता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चौरी चौरा जो कि गांव है गोरखपुर में, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में 22 लोगों को जिंदा जला डालती है। कौन? जो पब्लिक होती है, भीड़ होती है वो। तो इसको लेके, वॉयलेंस को लेके गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं। और बरदौली जो सेशन होता है कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 में बनी थी 15 मेंबर्स की, उसने इसको वापस लेने के निर्देश दे दिए। और यहाँ से हमने देखा था कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था कि भाई अब हम बॉयकॉट को कंटिन्यू रखें या ना रखें। तो जो बोल रहे थे कंटिन्यू रखें, उनको बोला गया नो चेंजर्स, और जो बोल रहे थे नहीं अब हमें काउंसिल में एंट्री मारनी चाहिए टू एंड और मेंड द काउंसिल, या तो ख़त्म कर दो या उनको चेंज कर दो, उनको बोला हमने प्रो चेंजर्स। और उन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई। उसके मेन आर्किटेक्ट से CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। बात खत्म।
ठीक, 1923 तक चीज़ें हो गई। अब इसी टाइम पे जो है पैरेलली सोशलिज्म इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा था ना। व्हाट इज सोशलिज्म? समाजवाद ये कहता है कि भाई पूंजीवाद का उल्टा, यानी पूंजीवाद को हटाओ, यानी कि जो रिच क्लासेस हैं जो एक तरह से हम पर दमन कर रहे हैं उनके खिलाफ मास स्ट्रगल करो, विद्रोह करो, मास स्ट्रगल करो। और ये जो थ्योरी है सबसे पहले किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, जो कि एक इकोनॉमिस्ट था, कार्ल मार्क्स। और उसने थ्योरी दी थी और उसने ये बोला था कि कोई धर्म नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ लोग होते हैं, ठीक है। और ये जो एक रिच क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, इसको उखाड़ने का तरीका यही है, मास स्ट्रगल, ठीक है। तो ये धीरे धीरे, और खासकर क्योंकि अब यही सबसे पहले तो ये हमारी स्लाइड है कि रीज़न फॉर सोशलिज्म, तो ये रीज़न है कि मार्क्सिज्म की जो फिलॉसफी है वो इंडिया में भी फैलने लगी थी। और प्लस रशियन रेवोल्यूशंस को देख के इंडियंस को भी समझ में आ रहा था कि अगर हमें ओवरथ्रो करना है कॉलोनियल गवर्नमेंट को तो मास स्ट्रगल तो उसके लिए चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे सोशलिज्म इंडिया में, समाजवाद फैलने लगता है। अब ये किस तरह की फॉर्म लेता है वो देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पार्टीज़, तो कई सारी पहले तो पार्टीज़ बनती हैं, जैसे कि एक तो पार्टी बनती है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 1920 में बनती है ताशकंद उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। कहाँ बनती है? एक सेकेंड, ताशकंद उज़्बेकिस्तान, जो कि वहाँ की कैपिटल है। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ उज़्बेक। बट ये 1925 में फॉर्मलाइज होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। 1925 में ये फॉर्मलाइज होती है कानपुर में, फॉर्मलाइज्ड इन कानपुर। इसके आर्किटेक्ट कौन है, यानी कि किसने इस पार्टी को बनाया था? तो ये बनाया था मनींद्र नाथ रॉय, MN रॉय इन शॉर्ट। 1924 में ये पार्टी कुछ करती है और वो है कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैंने कानपुर बॉल्शेविक को कॉल्शेविक कह दिया ठीक है। तो कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, तो इसके बारे में डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ ईयर पढ़ना है 1924। और अगर इसमें पूछ ले कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, शायद ही पूछे, बट फिर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ऐसे दंगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में। 1929 में भी एक केस होता है और उसको बोलते हैं मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। तो ध्यान रख लेना कि कानपुर में 1924 को और मेरठ में 1929 को, ठीक है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी और यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और भी पार्टीज़ बनी थी, जैसे अगर हम बात करें, एक सबसे पहला भारत का ट्रेड यूनियन बना था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये बना था 1920 में, 1920 में। इसको बनाते कौन है? नारायण मल्हर जोशी, जिनका नाम हम पहले भी देख चुके हैं, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नारायण मल्हर जोशी हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, दीवान चमन लाल हो गए, ठीक है, दीवान चमन लाल हो गए, जोसेफ बाप्टिस्टा हो गए, ठीक है, जोसेफ बाप्टिस्टा, बटिस्टा नहीं, बाप्टिस्टा, ठीक है। तो ये लोग जो है मेन आर्किटेक्ट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। तो ये भारत का सबसे पहला या फिर सबसे पुराना ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, 1920 में जो बना था। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? कास्ट मूवमेंट्स इसी टाइम पे कुछ हो रहे थे डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, अगर आपको याद हो रहा हो, 1924 का टाइम है ना, तो ये वही टाइम तो है। EV रामास्वामी नायकर, याद आ रहा है आपको? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। स्टेट बताएंगे कौन सा जहाँ पे इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है? EV रामास्वामी नायकर, ठीक है। ये लीड कर रहे थे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उसी टाइम पे जस्टिस पार्टी भी फॉर्म हुई थी और उसी टाइम पे महद सत्याग्रह भी चल रहा था, अगर आपको याद हो, नॉर्थ इंडिया में महद सत्याग्रह कौन चला रहे थे? ईयर बताइए जल्दी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चला रहे थे इसको, ऑलराइट। और ये हुआ कब था? 1927 में, और इनको केरला में पेरियार के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ कास्ट मूवमेंट हो रहे थे। कुछ नॉवेल्स एंड बुक्स इसी टाइम पे लिखी गई थी जिन्होंने लोगों को इंस्पिरेशन या फिर यूथ को इंस्पायर किया था, यूथ को रेवोल्यूशनाइज किया था, सोशलिज्म की भावना सिखाई थी। तो ये है सबसे पहले बंदी जीवन लिखा था सचिन सान्याल ने, ठीक है, सचिन सान्याल। पाथर डाबी शरत चंद्र चैटर्जी, ठीक है। ये रट्टा वाला काम है, सिंपल, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा,
ठीक है, भगवती चरण वोहरा ने ये लिखी थी। तो ये कुछ ऐसी नॉवेल्स एंड बुक्स थी उस टाइम पे जिन्होंने यूथ को इंस्पायर किया था टू या तो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन करने के लिए या फिर मार्क्सिज्म का जो फिलॉसफी है। मार्क्सिज्म का ये फिलॉसफी है कि मास स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, यानी कि बहुत जन सैलाब चाहिए अगर उखाड़ फेंकना है गवर्नमेंट को। तो फॉर्चुनेटली बोलिए फिर अनफॉर्चुनेटली आज भी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारे ग्रुप्स की यही फिलॉसफी है। पहले तो समझ में आता था ठीक है कि ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकना है, और अभी भी जो गवर्नमेंट आती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो सब हो, उनके खिलाफ भी ऐसे कुछ तत्व होते हैं। ठीक है, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ आई कहाँ से। जो आप सुनते रहते हो ना लेफ्टिस्ट, ठीक है, लिबरल करके आप सुनते रहते हो, तो लेफ्टिस्ट का मतलब क्या है? तो लेफ्टिस्ट वही होते हैं जो मार्क्स की फ़िलॉसफी पे बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट है ये हमारा भला नहीं सोचेगी, हम भला अपना सोचते हैं और इनको हमें उखाड़ फेंकना है। तो ये लेफ्टिस्ट फिलॉसफी बोलती है, जो आज भी प्रेवलेंट है। ठीक है, और कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ऑलराइट, तो सोशलिज्म के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब आते हैं कि किस तरह से सोशलिज्म स्प्रेड हुआ और क्या किस तरह की एक्टिविटीज़ हुई। तो सबसे पहले हम रीजन वाइज देखेंगे। एक तो नॉर्थ इंडिया का पंजाब, यूपी, बिहार वाला रीजन, एंड देन हम उसके बाद आएंगे जो बंगाल वाला रीजन है। तो सबसे पहले आते हैं पंजाब, यूपी, बिहार। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे हुई वो ही फॉर्मेशन ऑफ HRA। HRA क्या है? HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कब बनता है? ये बनता है इन द ईयर 1924, 1924 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है। कौन बनाता है और कहाँ बनाते हैं? तो ये हमारे बनाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र, यहाँ पे इन शॉर्ट मैं JC लिख रहा हूँ, जोगेश चंद्र चैटर्जी, सचिन सान्याल, ये मेन इसके आर्किटेक्ट्स थे। और ये पार्टी बनती है 1924 में। कहाँ पे? कानपुर में। कानपुर में ही फॉर्मलाइज हुई थी हमारी CPI, जो कि ताशकंद उज़्बेकिस्तान में बनी थी। अब ये जो HRA बनी तो इसने एक इंसिडेंट लीड किया, एंड दैट इज़ काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, जिसको हम बोलते हैं, या फिर इन शॉर्ट काकोरी इंसिडेंट। पहले इसको काकोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से जाना जाता था, बट करेंटली गवर्नमेंट ने इसका नेम चेंज करके काकोरी इंसिडेंट कर दिया है। 1925 में होता है ये। एक जगह है काकोरी करके लखनऊ में, वहाँ पे ये एक ट्रेन को, जो भी एक्चुअली में एक ट्रेन जा रही थी, यहाँ से जाना था काकोरी से होके, और उसमें बहुत सारा असलहा भरा हुआ था, एक तरह से आर्मरी भरी हुई थी। तो उसको लूटना, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि उसको लेना, उसको कब्जे में लेना मेन टारगेट था HRA पार्टी के जो लोग थे उनका 1925 में। तो ये जब होता है, ठीक है, तो इसमें मेन पहली बात तो ये 1925 में होता है, तो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और जो इसमें इन्वॉल्व थे उनमें से काफ़ी लोग तो भाग निकलते हैं, कुछ लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, और कुछ लोगों को आई थिंक 3-4 लोगों को इसमें डेथ हुई थी, यानी कि फांसी की सज़ा हुई थी। उनमें से आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे, ठीक है, अशफाकुल्ला खान थे, रोशन सिंह थे। इन लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। हमें याद क्या रखना है? हमें ये याद रखना है कि HRA 1924 में बनी, कानपुर में बनी। किसने बनाई? राम प्रसाद बिस्मिल, JC चैटर्जी। और काकोरी ट्रेन इंसिडेंट कब हुआ? 1925। बात खत्म, क्वेश्चन यहीं से आएगा। HRA कब बनी? 1924, काकोरी अगले साल 1925। ठीक, अब जब इन लोगों को फांसी वगैरह हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो इसको फिर से रीग्रुप करने की कोशिश करी यंगर सेक्शन ने हमारे, जिसमें कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो जो HRA पार्टी अभी हमने पढ़ा जो 1924 में बनी, ये ट्रांसफॉर्म होती है HSRA में। बस ये जो S है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया, दैट मीन सोशलिस्ट। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस पार्टी का नाम है। ये पार्टी बनती है 1928, जस्ट 4 साल बाद। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला। ठीक है, फिरोज शाह कोटला। पहले स्टेडियम में होता था, जिसका नाम अभी आपको पता है कि अरुण जेटली स्टेडियम हो चुका है। तो यहाँ पे ये पार्टी बनती है, और कौन बनाते हैं? तो मेन थे इसमें चंद्रशेखर आज़ाद। इनका नाम आप याद रखिएगा पहले, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद। भगत सिंह भी हैं, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इसके फॉर्मेशन पे। अब ये लोग जो हैं एक्शंस लेंगे, जैसे कि HRA बनी, काकोरी किया 25 में, अब ये लोग भी कुछ करेंगे, देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने ये पहली बात तो अडॉप्ट मान लिया था। देखिए 1926 में एक और पार्टी बनती है, आपको बताता हूँ 1926 में
ये है पंजाब नौजवान भारत सभा, पंजाब नौजवान भारत सभा, और ये बनाई थी भगत सिंह जी ने। और इसमें मेन इन्होंने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि हाँ, अगर हमें कोई भी चीज़ करनी है, फिर मतलब गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना है, तो हमें उसके लिए मास रिवोल्ट चाहिए ही होगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ 1928 में विच लेड देम टू लीड एन इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन, मतलब मास स्ट्रगल नहीं, अकेले ही जाएंगे मार के आएंगे। 1928 में अभी हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन आया, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों आया था, कैसे आया था, कब आया था। ठीक है, 1928 में जब आता है तो इंडिया में उसके बहुत प्रदर्शन होते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, और उस प्रदर्शन को लीड मेनली कर रहे थे लाला लाजपत राय। सॉरी। चलिए, तो लाला लाजपत राय, ठीक है, तो ये लीड कर रहे थे और इनकी हत्या हो गई। कैसे? मतलब इनको लाठी चार्ज हुआ इन पे, और वो लाठी चार्ज जेम्स स्कॉट ने किया मेनली। ठीक है, जेम्स स्कॉट ने जब ये लाठी चार्ज किया तो इनकी डेथ हो गई, और इसका बदला लेने का सोचा भगत सिंह ने। क्यों? क्योंकि लाला लाजपत राय को अपना आइडल मानते थे वो, और जब आइडल मानते थे और एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी की हत्या की जाना, और एक ऑफिसर जो ब्रिटिश ऑफिसर उसके हाथों, ये इन लोगों को मंजूर नहीं था। और ये चीज़ इन लोगों ने बाद में एक्सेप्ट भी करी कि क्यों हम उसकी हत्या नहीं करना चाहते थे। बट एक्चुअल में 1929 में अगर हम बात करें तो भगत सिंह जी ने, ठीक है, सुखदेव जी ने, ठीक है, सुखदेव थापड़ इनका पूरा नाम था, और राजगुरु, इन लोगों ने, राजगुरु किल्ड सॉन्डर्स, यानी स्कॉट ने मारा था लाला लाजपत राय को, और सॉन्डर्स को मारा इन लोगों ने, बिकॉज वो पहचान नहीं पाए थे, उनको लगा यही स्कॉट है, और गलती से सॉन्डर्स मर गया, और एक इंडियन पुलिसमैन भी था, वो भी मारा जाता है। तो 19 ये होता है। ठीक है, किस किस तरह से चीज़ें हो रही हैं आप समझिए। HRA 1924, काकोरी 1925, देन HSRA 1928 में फिर रीग्रुप होती है। 1926 में ध्यान रखना, वो उसका तो ऐसा ज़्यादा कोई लिंकेज नहीं है पंजाब नौजवान भारत सभा का। देन उसके बाद हमें देखते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हत्या करते हैं सॉन्डर्स की। ठीक है, बट मारना स्कॉट को चाहते थे। देन इन द ईयर 1929, 1929 में दे बॉम्ब्ड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने। ठीक है, भगत सिंह, यहाँ पे 1928 करिएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने बॉम्ब फेंका। क्यों फेंका बॉम्ब? कुछ तो रीज़न होगा। तो एक्चुअल में पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, याद आ रहा है मैंने जो बताया था पिछले लेक्चर में कि प्रो चेंजर्स यानी कि स्वराज पार्टी जो काउंसिल में एंट्री लेके गई थी, उसका मेन एक तरह से अचीवमेंट हम यही मान सकते हैं कि जो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, ठीक है, उसको डिफीट करने में। तो पब्लिक सेफ्टी बिल था किस बारे में? था इस बारे में कि अगर कोई भी फॉरेनर आएगा तो उसको तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा यहाँ से। तो उसी के खिलाफ था, और ये कोई हार्म या फिर किल करने के लिए, लोगों को मारने के लिए नहीं था। जो लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए थे, केंद्रीय विधानसभा में बैठे हुए थे, उनको मारने के लिए नहीं था। उनका मेन टारगेट था टू मेक दी डेफ हेयर, यानी कि जो बहरे हो गए ब्रिटिशर्स हैं उनको, ताकि कुछ सुनाई दे कि हमारी आवाज़ क्या है। तो वो उनका मेन पर्पज़ था। ये जो होता है, यानी जो इसकी किलिंग होती है वो लाहौर में होती है, और यहाँ पे अब इनका चलता है ट्रायल तीनों लोगों का, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी का, और इसको हम बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी हो जाती है, यानी कि हमारे जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी हैं, दे मार्टायर्ड, वो शहीद हो गए हमारे देश के लिए। और इसी दिन को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, मार्टायर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा होती है। तो ये कुछ सीरीज ऑफ इवेंट हुए हैं जो सोशलिस्टिक चीज़ें हमें दिखा रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं हम जो बंगाल वाला रीजन है, और इसके बाद अगर किसी कोई डाउट होगा तो वो बताएगा, देन उसके बाद हम साइमन कमीशन की तरफ बढ़ेंगे। बंगाल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड कंडक्ट करी जाती है जिसको हम चिटगोंग आर्मरी रेड के नाम से जानते हैं। चिटगोंग आर्मरी रेड,
ठीक है, चिटगोंग आर्मरी रेड। आर्मरी का मतलब होता है एक तरह से जहाँ शस्त्रागार, ठीक है, शस्त्रागार, जहाँ पे शस्त्र रखे रहते हैं, जहाँ पे असलहा पूरा एक तरह से बंदूकें वगैरह रखी रहती हैं। तो इसको लीड किया था इन द ईयर 1930, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको लीड किया था इन द ईयर 1930। यहाँ पे लिख देता हूँ, 1930 में घटना हुई थी, 1929 में, ऐसे पूरा एकदम रिलेट करके चलो अपने दिमाग में। 24 HRA, 25 काकोरी, 28 HSRA, 28 फिर सॉन्डर्स किया था, 29 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका, 1930 चिट्टागोंग आर्मी रेड। इसको लीड किया बंगाल में सूर्य सेन ने। चिट्टागोंग प्रेजेंट डे बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। ये मैंने आपको तब भी बताया था जब हम लोगों ने GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में देखा था। किसने बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, और बीच बीच में जो रुकने के लिए जगह बनाई थी उनको क्या बोला जाता है, कमेंट में बताएंगे। तो सूर्य सेन, जिनको कि मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, इन्होंने इसको लीड किया, सक्सेसफुल भी रहे। बट इनको पकड़ लिया गया 1933 में एक्चुअली, मतलब काफ़ी टाइम तक इन्होंने लीड किया, ठीक है। और आर्मरी को पूरा घेर लिया। और विमेंस को इसमें जो मेन चीज़ थी ना वो था विमेन का पार्टिसिपेशन। उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, फूड सप्लाई किया, और कुछ भी जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें इन्होंने पहुँचाई, ठीक है। और इनका ये मेन काम था कि भाई जो भी सारी सप्लाईज है जहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट कनेक्ट कर सकती है अपनी जो बाहरी सरकार है उससे, उस सबको कट कर देना, ठीक है, और आर्मरी पे पूरा कंट्रोल कर लेना। बट फाइनली 1934 को इनको फांसी की सज़ा हो जाती है सूर्य सेन को। वो हमें याद नहीं रखना कब होता है, बस हमें याद रखना 1930 को ये आर्मरी रेड होती है। और इसमें कौन, ये आप देख भी सकते हैं फोटो, चिट्टागोंग आर्मरी रेड की है। और इसमें जो हमारी विमेन है उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा था। प्रीति लता वड्डेदार, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, प्रीति लता वड्डेदार, कल्पना दत्त, सुनीति चंदेरी, ठीक है, बीना दास। इनमें से तो एक जो हमारी थी, उन्होंने मतलब उनका कॉन्वोकेशन सेरेमनी होता है ना डिग्री लेने का, तो उन्होंने डिग्री लेते वक्त ही एक को शूट कर दिया था। खैर, तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। और यहाँ पे मैंने पूछा था वो GT रोड तो किसने बनवाई थी, तो मैंने देखा तो हुमायूं को किसने हराया था बैटल ऑफ चौसर कन्नौज में, शेरशाह सूरी ने। और जो बीच में कंस्ट्रक्ट किए गए थे वो सराइज कहते हैं उनको, सराई, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, बिकॉज देन इसके बाद हम बढ़ेंगे साइमन कमीशन की ओर। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल सही, और वो सराई है। प्रीति लता बर्थडेदार मतलब क्या लिख रहा है, प्रीति लता वड्डेदार है वो, ठीक है, वड्डेदार। हर्षित कौशिक है, शिवानी गुप्ता, बेटा शिवानी गुप्ता मत करो, यहाँ पढ़ लो प्रीति लता वड्डेदार, कल्पना दत्त, सुनीति चंदेरी है। और आगे किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ओके, क्लियर, ओके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी अब हम बढ़ते हैं साइमन कमीशन की ओर। ये साइमन कमीशन है क्या? तो आपको कुछ याद है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को किस नाम से जानते हैं, कोई बताएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ पता नहीं तो इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इसमें एक प्रोविज़न था कि 10 साल बाद, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स एक कमीशन बनेगा। इसमें लिखा था कि आज से 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा और वो ये देखेगा कि ये ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में कितना काम किया और कितना काम करने की ज़रूरत है, ठीक। तो कुछ पहले इसको रिवाइज कर लें थोड़ा सा। 3 चीज़ें बताई थी, डायरेक्ट प्रोविंसेस यानी कि द्वैध शासन प्रोविंसेस में, बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधानमंडल एट सेंटर, एंड इट एक्सटेंडेड दी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक। तो 10 साल बाद कमीशन बनने की बात हुई है, लेकिन ये तो लोग थोड़ा सा हेस्टीनेस के चक्कर में ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जो चल रही थी उस समय वो थोड़ा जल्दी में थी, तो उसने मतलब अगर हम 10 साल बाद देखें तो 1929 होना चाहिए, बट इन्होंने 1927 में ही एक कमीशन बिठा दिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साइमन, जॉन साइमन उसका नाम था, तो इसलिए इस कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बनता है 1927 में। जब ये बनता है तो उस समय प्राइम मिनिस्टर अगर कभी पूछ ले कि कौन था कहाँ पे ब्रिटेन में, तो ही वॉज स्टैनले बाल्डविन, ठीक है, स्टैनले बाल्डविन। फिर ये कमीशन भेजा जाता है इंडिया। कब आता है?
1928 में अराइव्ड इंडिया, ठीक है, दिस कमीशन अराइव्ड इंडिया, और इसका पूरा यूनानिमसली विरोध होता है। यूनानिमसली का मतलब है हर वर्ग विरोध करता है इसका, हर पार्टी इसका विरोध करती है। एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एक यूनियनिस्ट पार्टी थी, फजलुल हसन ने बनाई थी, वो विरोध नहीं कर रही थी, और जस्टिस पार्टी थी नीचे, वो विरोध नहीं कर रही थी, यानी साउथ इंडिया में हिंदू महासभा थी, वो विरोध नहीं कर रही थी, तो वो एक्सेप्शंस हैं कुछ, बट ओवरऑल सभी लोग इसका विरोध कर रहे थे और साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, साइमन वापस जाओ। अब ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों इतना भयंकर विरोध हो रहा था, और इसी साइमन कमीशन के जो प्रोटेस्ट हुए थे उसी में लाला लाजपत राय जी की डेथ भी होती है, हमने देखा भी। इसका रीज़न ये है मेनली क्योंकि इट वॉज अ 7 मेंबर कमीशन, ये 7 सदस्यीय समिति थी। तो इसमें क्या दिक्कत है? 7 से क्या मैं नफरत थी 7 नंबर से? बिल्कुल नहीं। 7 मेंबर कमीशन था, इससे दिक्कत नहीं थी। ये दिक्कत ये थी कि जितने 7 थे दे वर ऑल वाइट, यानी कि सारे ब्रिटिशर थे। यानी कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पे कमीशन भेज रहे हो और उसमें इंडियन ही नहीं है। मतलब ये तो वही हो गया कि हम आपके घर के बारे में बता रहे हैं कि आपके घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और हम आपकी ही सलाह ना लें कि आपके घर के बारे में सब कुछ बता डालें कि ये करना वो करना है, और आपकी सलाह ही ना लें हम। तो वो तो एकदम फालतू वाली बात हो गई कि आप हमारे लिए कमीशन भेज रहे हो जो हमारे आगे फर्दर रिफॉर्म्स, हमारे आगे चीज़ों के बारे में बताएगा, और हमें ही नहीं पार्टिसिपेशन दे रहे हो उसमें। 7 मेंबर्स हैं और सारे उसमें ब्रिटिशर हैं, इसलिए इसका भयंकर विरोध हुआ। और इसी वजह से इसकी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई वो ज़्यादा कोई मायने रखती भी नहीं, बिकॉज उसको एक्सेप्ट किया भी नहीं गया। अब ये जो 7 मेंबर कमीशन है, ऑल वाइट जो कमीशन है, इसको लेके कुछ रिस्पॉन्स दिखता है। ग्राउंड लेवल पे तो उन्हें बता दिया, लोग साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, बट एक्चुअल में हुआ क्या कि उस समय सेक्रेटरी होता था उस समय बर्किनहेड, लॉर्ड नहीं लगाएंगे इनके नाम के आगे, ठीक। तो बर्किनहेड ने चैलेंज दिया एक कि इंडियंस में एक कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना खुद से कुछ हमें बता सकें कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, या फिर अपना खुद से कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नेहरू रिपोर्ट छोड़ो नेहरू रिपोर्ट, एक कमीशन आता है, या एक हम बोल सकते हैं एक कमिटी बनती है, और उसमें डिसाइड, कांग्रेस की मेनली, और उसमें डिसाइड किया जाता है कि हम एक खुद का एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। और क्योंकि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू था ये, तो जो रिपोर्ट पब्लिश हुई उसको हमने बोला नेहरू रिपोर्ट। जैसे कि साइमन कमीशन को साइमन कमीशन क्यों बोला? बिकॉज साइमन उसका चेयरमैन था। तो ध्यान रखना, अगर कभी ये क्वेश्चन बन जाए कि नेहरू रिपोर्ट पहली बात तो कब आई, 1928 जब साइमन कमीशन आया। और नेहरू रिपोर्ट में कि चेयरमैन कौन थे अगर पूछ लेगा तो तुम तुरंत मार दोगे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन ना, उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने इसको उसकी चेयरमैनशिप करी थी। अब इसमें क्या क्या रिपोर्ट में था वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। फिर जो लोग मतलब फर्दर एग्जाम्स की प्रिपरेशन वगैरह अगर कर रहे हैं पीसीएस वगैरह की, तो वो लिख सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी एसएससी के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि इसमें था कि सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन खत्म किए जाएँ। बताओ कब स्टार्ट हुए थे, जल्दी से कॉमेंट में, उनको ख़त्म किया जाए। हम डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हैं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब मैं समझा देता हूँ, बिकॉज आगे इस टर्म का यूज़ करेंगे हम लोग। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि ठीक है आप रूल करो, हम आपकी अथॉरिटी को, आपकी सॉवरेनिटी हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सरकार हमारी होनी चाहिए, गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए। ये होता है डोमिनियन स्टेटस, कि भले आप हमारे कंट्री में रूल कर रहे हो लेकिन गवर्नमेंट तो हमारी होनी चाहिए। दैट इज़ डोमिनियन स्टेटस। ये इनकी मांग थी कि मतलब एक तरह से वो ये सेपरेट इलेक्टोरेट हटाओ और डोमिनियन स्टेटस की मांग इन्होंने करी थी। ये मेन दो इनके वो थे। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है काफ़ी बाद में आती है। अगर मैं बात करूँ तो मई 1930 में जाके पब्लिश होती है साइमन कमीशन की रिपोर्ट, और उसमें ये चीज़ें थी कि हम प्रोविंसेस से डायरकी अबॉलिश कर देंगे। याद है 1919 में अभी देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोल रहा था डायरकी लाएंगे प्रोविंसेस में, वो बोला हम कि ख़त्म कर देंगे, हम एक फेडरेशन सेटअप करेंगे, जल्दी नहीं लेकिन हाँ बहुत आगे हम जाके एक फेडरेशन सेटअप करेंगे। फेडरेशन मतलब ये कि एक सेंटर होगा और डिफरेंट स्टेट होंगे, राज्य होंगे, वो सारी चीज़ें। तो वो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन थे। और नेहरू रिपोर्ट के मैंने दो इंपॉर्टेंट वाले आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर पीसीएस वगैरह में भी आएगा तो फिर एसएससी में अगर फॉर एग्जाम्पल पूछ ले तो भी आपके आराम से इन दो से आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। कितने सदस्य थे? 7। सारे अंग्रेज थे, इसमें कोई इंडियन नहीं था। इसके रिस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट पब्लिश होती 1928 में। बट इससे पहले, नेहरू रिपोर्ट आने से पहले, मुस्लिम लीग ने अपने दिल्ली प्रपोजल्स भी दिए थे। ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले कि दिल्ली प्रपोजल्स किसने दिए थे, तो ये मुस्लिम लीग ने दिए थे। और मुस्लिम लीग से हट के जिन्ना
उछल कूद मचा रहा था अपना, और इसने अपने 14 पॉइंट्स दिए, जिनको हम जिन्नास 14 पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन रिस्पॉन्स टू साइमन कमीशन ही हुई थी। चाहे जिन्ना ने अपने क्योंकि मेन ये था कि कांग्रेस ने अपने ये नेहरू रिपोर्ट दी, तो जिन्ना का क्या था ना कि इन्होंने दी तो हम भी कुछ करेंगे, अलग से हम कुछ करेंगे, भाव को देता नहीं तो अलग से हम कुछ करेंगे। 14 पॉइंट अपने दे डाले। क्या हमें पढ़ना है? नहीं। जैसे जिन्ना को हम इग्नोर करते हैं वैसे उसके 14 पॉइंट्स को भी इग्नोर करेंगे, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस। बट एक्चुअल में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कभी पूछ ले कि मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में, तो मद्रास में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस, यहाँ पे इन लोगों ने मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस में ये डिसाइड हुआ था कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे। एम.ए. अंसारी की ये चेयरमैनशिप में हुआ था। ठीक है, और इसी में डिसाइड किया गया था कि हम बॉयकॉट करेंगे उसका। अभी तक मैंने ऐसे एसएससी में क्वेश्चन नहीं देखा जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, तो देख लीजिए अपने हिसाब से, उतना ज़्यादा रटिए नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, देन आते हैं कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस में। इसके बाद जो अगला होता है उसमें होता है कैलकाटा सेशन कांग्रेस में, और इसमें नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि हर चीज़ फॉर्मल तरीके से होती थी कि हाँ भाई नेहरू रिपोर्ट है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ये नेहरू रिपोर्ट, ये सारी, बस इसमें हमें इतना ही पढ़ना है कि नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई कैलकाटा सेशन में। अब इरविन ने, जो उस समय वॉइस रॉय हुआ करता था इंडिया में, उसका नाम इरविन था, और वो कुछ डिक्लेरेशन करता है कि देखो भाई ऐसा ऐसा है कि साइमन ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है, अब आप लोगों का जो थोड़ा सा दिक्कत है तो डिस्कस करने के लिए लंदन में आ जाओ। लंदन में हम गोलमेज सम्मेलन करवाएंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, वहाँ आप लोगों का स्वागत भी खूब करेंगे, अच्छे से एकदम खूब मज़ा आ जाएगा आपको, समझ रहे हो, मतलब खाने का भी होगा और बाकी भी प्रोग्राम होंगे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में ऑर्गेनाइज करने का डिक्लेरेशन करता है इरविन। ठीक, बट कांग्रेस वॉज इन नो मूड। तो कांग्रेस एक दिल्ली मैनिफेस्टो पब्लिश करती है। जब भी कैलकाटा सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इसमें जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस, जो थोड़ा यंगर सेक्शन है, उन्होंने बोला कि अब नहीं चलेगा, अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब हमें गोल डिक्लेयर करना है, यानी पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। तो जो थोड़े बड़े लोग थे, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, ये थोड़ा समझाते हैं उन लोगों को कि देखो बड़ी मुश्किल से तो डोमिनियन स्टेटस पे हमने अपनी वो बनाई है, डोमिनियन स्टेटस पे कंसेंसस बनाई है कि ठीक है हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब हम इस पर जल्दी से उछल जाएंगे तो सही नहीं रहेगा। तो बोलते नहीं, तो फिर ये एक बात सेट हुई सभी लोगों में कि ठीक है 1 साल का अल्टीमेटम इनको देते हैं, अगर 1 साल में डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हैं देन हमारा गोल अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा। तो दिल्ली मैनिफेस्टो में ये क्या है, दिल्ली प्रपोजल अलग है, वो मुस्लिम लीग ने दिया था साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में। दिल्ली मैनिफेस्टो ये कांग्रेस ने निकाले दिल्ली मैनिफेस्टो। इसमें क्या था कि हमें भाई ये चाहिए, ये हमारी डिमांड है कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स मीट नहीं होंगी, जैसे कि हमें डोमिनियन स्टेटस मेनली चाहिए था, और भी चीज़ें थी। जब ये दिल्ली मैनिफेस्टो इरविन के पास प्रेजेंट किया गया तो इसने मना कर दिया कि ये सब नहीं हो पाएगा। और दिल्ली मैनिफेस्टो में ये था कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है गोलमेज सम्मेलन, उसमें ये डिस्कशन होना चाहिए इस पर कि डोमिनियन स्टेटस कब लागू होगा, ना कि लागू होगा कि नहीं होगा। ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कब होगा। तो बोलता नहीं, ये पॉइंट तो नहीं डिस्कस होगा भाई। इरविन बोलता ये तो मैटर नहीं है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। तो फिर ये लोग लौट गए, और जब लौट गए तो अगेन जो है, अब लाहौर सेशन को देख लेते हैं। तो उसके बाद गांधी जी की 11 डिमांड्स। तो लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का 1929 में, 1929 में दिसंबर में। ये लोग भड़के हुए थे कांग्रेस वाले। अब इन्होंने सबसे पहले इसके चेयरमैनशिप किसने करी, इसके प्रेसाइड किसने किया, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये गांधी जी की सपोर्ट से मेनली प्रेसिडेंट बने थे, क्योंकि जो प्रोविंशियल कमिटीज थे उन्होंने मतलब विरोध किया था, बट खैर हमें उसे क्या लेने देना। प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है गोलमेज सम्मेलन, उसका हम बॉयकॉट करेंगे, नहीं जाएंगे उसमें लंदन में। दूसरा ये था, अब हमारा जो गोल है, कांग्रेस का जो गोल है वो पूर्ण स्वराज है। क्यों? क्योंकि याद करिए ये जो सेशन होता है कलकत्ता का, ये दिसंबर 1930 में होता है। 1 साल का अल्टीमेटम फिक्स हुआ था, अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर 1 साल बाद हम गोल अपना जो है पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे, और वो वक्त आ चुका है। लाहौर सेशन 1929, ठीक है, यहाँ पे 28 करिए, ठीक है, 1928। एक्चुअल में जो मद्रास सेशन हुआ था ना, ये भी 1900 कहाँ गया मद्रास सेशन, ये भी 1928 में हुआ था सर। 2 सेशन, ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था मद्रास वाला,
ठीक है, मद्रास वाला स्पेशल सेशन जो होते थे कि इमरजेंसी सिचुएशन पे, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। देन 1 साल हो चुका था, अब 1929 में जो लाहौर का सेशन होता है 1 साल बाद, उसमें गोला पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट ये था सबसे पहले, दैट वाज कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और 31 दिसंबर 1930 को रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया विद दी स्लोगन्स ऑफ इनकलाब जिंदाबाद। किसने फहराया? मेनली जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1930 को, तो आज से कितने साल पहले हो की बात हो रही है, जल्दी से बताइए। तो ये सारी चीज़ें लाहौर सेशन में हुई कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेंगे, पूर्ण स्वराज हमारा गोल है। 26 जनवरी 1930 को हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और रावी नदी के तट पे झंडा फहराया। और 4th पॉइंट कि हम लॉन्च करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, CDM, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको हिंदी में बोलते हैं। अब ये लॉन्च करने से पहले गांधी जी ने अगेन एक अल्टीमेटम दिया कि बेटा ये हमारी 11 डिमांड हैं, ब्रिटिशर से बोला, और तुमको हम अल्टीमेटम दे रहे हैं 31 जनवरी 1930 का, मानना है तो मान जाओ, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। भाव ही नहीं दिया किसी ने, ब्रिटिशर ने। गांधी जी बोलते अच्छा अभी बताते हैं, लॉन्च करते हैं अभी डांडी मार्च। डांडी मार्च लॉन्च कर दिया गांधी जी ने, कब? 12 मार्च को। अब इसमें यह बात आती है कि डांडी मार्च क्यों बोलते हैं? गांधी जी डंडी लेके चले थे इसलिए। बात तो सही, गांधी जी एक डंडी लेके चले थे, मतलब एक अपना जो सहारा, एक तरह से लाठी हम बोल सकते हैं, लेकिन डांडी एक जगह है। गांधी जी ने मार्च स्टार्ट किया था। मार्च क्यों बोलते हैं? मार्च में स्टार्ट हुआ था। ये भी बात सही कि मार्च में स्टार्ट हुआ था, देखो यहाँ पे, लेकिन मार्च का मतलब है पैदल यात्रा। तो ये जो पैदल यात्रा है ये साबरमती से लेके डांडी तक होनी थी, साबरमती से लेके डांडी तक। और यहाँ पे सॉल्ट लॉ को वॉयलेट करना था। सॉल्ट लॉ क्या था कि मतलब एक तरह से टैक्स नहीं देंगे सॉल्ट में। सॉल्ट को ही गांधी जी ने थीम क्यों चुना था? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी, नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई यूज़ करता है, चाहे ऊपर वाला अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सब कोई। तो सॉल्ट लॉ को वॉयलेट करने का यहाँ पे डिसीजन लिया था गांधी जी ने, और साबरमती से डांडी तक मार्च किया अलॉन्ग विथ हिज 78 डेलीगेट्स। कांग्रेस के पहले सेशन में कितने डेलीगेट थे? 72। गांधी जी के साथ मार्च किया 78। और ये मार्च खत्म होता है टिल, कब तक चलता है? 4 अप्रैल तक, जब ये पहुंच जाते हैं डांडी में। और ये काफ़ी फेमस, इसको यहाँ तक कि जो फॉरेन न्यूज़ एजेंसीज हैं वो भी इसको कवर करती हैं। ये टोटल अगर कभी जर्नी पूछ ले तो 240 मील की जर्नी थी, 240 माइल्स की जर्नी थी। सॉल्ट लॉ को यहाँ पे वॉयलेट किया गया था। अब गांधी जी ने बोला कि हम जो धारसाना है ना जगह, वहाँ पे रेड करेंगे, सॉल्ट जो वर्क होते हैं वहाँ पे रेड करेंगे। इससे जब ये इन्होंने अनाउंस किया गांधी जी ने, तुरंत इनको कर लिया गया अरेस्ट। गांधी जी हो जाते हैं अरेस्ट 4 मई को, इनको हो जाती है जेल। और जब 4 मई को हो जाती है जेल, तब अब स्प्रेड होगा सॉल्ट डिसोबीडियंस का। कौन करेगा ये काम? आगे का संभालेंगे कांग्रेस वर्किंग कमिटीज। गांधी जी के साफ निर्देश थे इससे पहले ही कि अगर जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब में हैं रिजाइन कर सकते हैं, कर दीजिए। टैक्स मत पे कीजिए, टैक्स मत पे कीजिए जो ब्रिटिशर है उनको, ठीक है। और उनकी अरेस्ट के बाद जो भी लोकल लीडर्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, अगर आपको याद हो, 1920 नागपुर सेशन में बनी थी 15 मेंबर्स की। उसने बोला 3 निर्देश दिए, रैयतवाड़ी एरियाज में क्या होना है, जमींदारी और सेंट्रल प्रोविंस। बता चुके हैं आपको कि जमींदारी क्या होता है, रैयतवाड़ी क्या होता है, महालवाड़ी क्या होता है, सारी चीज़ें। तो रैयतवाड़ी अगर एरियाज में बोलता हूँ, कौन से एरियाज? तो जमींदारी पहले ऊपर था, रैयतवाड़ी नीचे आ गया। मद्रास और बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूँ, मद्रास मेनली। तो रैयतवाड़ी एरियाज में क्या करना है हमें? यहाँ पे नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू नहीं देना है, रेवेन्यू नहीं भरना है। जमींदारी एरियाज में क्या करना है? नो चौकीदार टैक्स कैंपेन यहाँ पे लॉन्च कर दिया। चौकीदार टैक्स जो होता था, चौकीदार कैसे लिख दिया मैंने, तो चौकीदार टैक्स नहीं देना है अभी, ठीक है। ये डिसाइड हुआ यहाँ पे, नो चौकीदार टैक्स कैंपेन, ठीक है। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट टैक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस में डिफायंस ऑफ फॉरेस्ट लॉज, तो सेंट्रल प्रोविंस में फॉरेस्ट लॉज को वॉलेट करना है, ये जो है अनाउंस किया, ठीक। थोड़ी सी रटने वाली चीज़ है। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डायरेक्शंस दिए गए और डिफरेंट लीडर्स थे। वो हमें देखने कि डिफरेंट स्टेट में कौन कौन कहाँ से लीड कर रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो तमिलनाडु में अगर बात करें तो कौन लीड कर रहा था? सी राजगोपालाचारी लीड कर रहे थे, बस हमें लीडर पता होना चाहिए, सी राजगोपालाचारी। मालाबार से के केलप्पन। के केलप्पन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। एक सत्याग्रह मैंने आपको बताया था, वो कौन सा सत्याग्रह था जो वी से स्टार्ट होता है? बताइए जल्दी से, अगर गेस कर सकते हैं तो। और उड़ीसा से गोपाल बंधु चौधरी, ठीक है। और बिहार से अंबिका कांत सिन्हा। और यहाँ पे नाखस पॉन्ड को जो है साइट चूज की गई थी एज टू वायलेट द सॉल्ट लॉ, नाखस पॉन्ड, ठीक है। मेनली क्योंकि सॉल्ट जो है कोस्टल इलाकों में ही बनता है, बिहार तो हमारा लैंडलॉक्ड स्टेट है, ठीक है, और कोई मतलब इस तरह से ओशन तो है नहीं आसपास, तो इसलिए वहाँ पे नाखस पॉन्ड को चूज़ किया गया था एज अ सिंबल। और यहाँ पे ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, वैकोम सत्याग्रह, ठीक है, वैकोम सत्याग्रह को लीड किया था, ठीक है। पेशावर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लीड किया था हमारे खान अब्दुल गफ़ार खान ने, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये, ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खान, ये आप नहीं भूल सकते हैं, पेशावर वाला, ठीक है, जिनको कि हम बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, और जिनको हम फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने लीड किया था पेशावर, जो कि NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस रीजन में आता है, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ पे इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट चलाया, रेड शर्ट, लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट्स। ये कौन थे? इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, खुदाई खिदमतगार, और इस पार्टी का यूज़ करके इन्होंने यहाँ पे इसको लीड किया, CDM को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, पेशावर में। तो याद रखना, अगेन रिपीट, खान अब्दुल गफ़ार खान, फ्रंटियर गांधी, रेड शर्ट, खुदाई खिदमतगार, ये भूल नहीं सकते, एकदम रट जाइए इसको तुरंत अभी, ठीक है। धारसाना से अगर बात करें तो धारसाना जगह पड़ती है गुजरात में, डांडी के पास में ही है, जहाँ पे गांधी जी ने पहले बोला था कि मतलब यहाँ पे हम रेड करेंगे। तो यहाँ से लीड किया था सरोजिनी नायडू, जो हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल है और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। और मणिपुर और नागालैंड से अगर बात करें तो रानी गैदिनल्यू, ठीक है, रानी गैदिनल्यू, इन्होंने लीड किया था मणिपुर से, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इन पे मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा जल्दी, ठीक है। तो बस हमें बट अभी के लिए इतना याद रखना, ठीक है, रानी गैदिनल्यू कि इन्होंने लीड किया था वाले नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से। इनको फिर मतलब जेल में डाल दिया था ब्रिटिशर ने, और बाद में जब हम आज़ाद हो गए थे तो फिर इनको रिलीज़ किया गया था जेल से। फॉर्म्स ऑफ मोबिलाइजेशन अगर बात करें तो किस तरह से यहाँ पे मोबिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे प्रभात फेरी बनाई गई, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, प्रभात फेरी बनाई गई। वानर सेना, मतलब एक तरह से इस तरह से लोगों को मोबिलाइज़ किया गया कि भाई ये प्रभात फेरी बना लो, ये वानर सेना है, ये मंजरी सेना है, इस तरह से मोबिलाइज़ किया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया, ठीक है। एंड अब आते हैं गांधी इरविन पैक्ट पे, बस चीज़ें अब ख़त्म होने को हैं। तो अगर किसी कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लो, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? एक बार मैं कमेंट्स चेक कर लेता हूँ, बिकॉज अब हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। गांधी इरविन पैक्ट है, देन बस इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म फिर, और कराची सेशन शॉर्ट्स हैं। और कल हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा, और कल ही हम लोग सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। कल का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कम होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट और थोड़ी इक्का दुक्का चीज़ें हैं। उसके बाद कल का जो मेन पोर्शन होगा वो हमारा क्वेश्चंस का होगा, ढेर सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और कल ख़त्म हो जाएगा, और फिर नए साल में हम लोग नए सब्जेक्ट की स्टार्ट करेंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? अब तुम्हें याद आ रही है ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? कब से ग्रैंड ओल्ड मैन, कल ख़त्म कर चुके हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? या क्विज सेशन चल रहा है कि चलो मास्टर से पूछो सवाल, कि देखते हैं मास्टर बता पाते कि नहीं है। ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है बताया नहीं अभी, इतना हम लोग 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, कि उन्होंने क्या क्या किया। नेशनल इनकम दिया, पोवर्टी लाइन दिया, रस्ट गुफ्तार पब्लिश किया, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी, ग्रेन थ्योरी दिया, ठीक है। अब पूछ रहे हो कि ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है। खैर, गांधी इरविन पैक्ट पे आते हैं। हुआ क्या, जब गांधी जी जेल ये सब हो गया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उतना रिस्पॉन्स नहीं है, गांधी जी नहीं आए ना, तो जो महफिल है वो जमी नहीं लंदन में। तो बोला यार कि गांधी जी को बुलाओ, इतनी फेमस पर्सनालिटी हैं, उनको तो देखना है, लोग यहाँ पे तड़प रहे हैं एकदम, गांधी जी को देखना है, बुलाओ। तो गांधी जी को जेल से छुड़ाया जाता है पहले तो। इरविन जो वॉइस रहा है उस समय बुलाते हैं, देखो गांधी जी
अब हमें लोग एक पैक्ट साइन करते हैं, कुछ तुम्हारी डिमांड होंगी वो तुम हमसे बोलो, हमारी कुछ डिमांड है वो हम तुमसे बोलेंगे, और मान लेते हैं उनकी डिमांड्स को। तो गांधी जी की काफ़ी सारी डिमांड थी, जैसे कि उन प्रिजनर्स को रिलीज़ करो जिन्होंने वॉयलेंस नहीं किया है, पहली बात तो। वो फाइन्स जो अभी कलेक्ट नहीं हुए हैं उनको वो दो, जो जो लैंड अभी थर्ड पार्टी को सेल नहीं करी गई उनको दो, उनको वापस कर दो लोगों को, और लोगों को सॉल्ट बनाने का आदेश दो अपनी पर्सनल यूज़ के लिए। सारी चीज़ें इरविन ने एक्सेप्ट कर ली। गांधी जी की कुछ और भी डिमांड थी जो इरविन ने नहीं मानी। गांधी जी ने बोला भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की फांसी को टाला जाए, बट वो इरविन ने नहीं माना। इरविन ने बोला, इरविन की कुछ डिमांड थी और उसमें से जो प्रमुख डिमांड थी दैट वाज दो, कि आरटीसी को सस्पेंड करो, और सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सीडीएम को सस्पेंड करो और आरटीसी में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। सीडीएम दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविना वैग आंदोलन को सस्पेंड करो, और आरटीसी पहली वाली तो हो चुकी थी 1930 में, अब जो 1931 में दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करो। तो गांधी जी ने दोनों मान ली। उसका कारण भी था बिकॉज ये काफ़ी टाइम हो गया था, और कोई भी मास मूवमेंट चलता है तो ऐसा नहीं कि वो चलता ही चलता रहता है। तो गांधी जी इस पे फिलॉसफी पे बिलीव करते थे कि भाई एक स्ट्रगल का पीरियड होता है, देन ट्रूस का पीरियड होता है। ट्रूस मतलब ये कि शांति का, शांति में लोग फिर से अपनी जो खोई हुई एनर्जी है उसको वापस लाएंगे, फिर से स्ट्रगल करेंगे, फिर से ट्रूस, फिर से स्ट्रगल। तो ये स्ट्रगल STC स्ट्रैटेजी बोलते हैं, सॉरी STS स्ट्रैटेजी, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो अभी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस लेकिन उससे पहले कराची सेशन होता है 1931 में। कब होता है? 29 मार्च 1931 को ये सेशन होता है कराची में, और इसको प्रेसाइड करते हैं हमारे सरदार पटेल जी, ठीक है, जिनको कि हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा डेट देखिए, 29 मार्च की डेट है, 6 दिन पहले ही फांसी की सज़ा हुई है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को। तो जब ये लोग कराची सेशन में जा रहे थे कांग्रेस वाले, तो इनको काले झंडे दिखाए गए। क्यों? इसलिए दिखाया गया कि आप जो है फांसी टाल नहीं पाए। तो जो पंजाब नौजवान भारत सभा है जो 1926 में भगत सिंह ने बनाई थी, उसने इनको काले झंडे दिखाए। खैर ये सेशन होता है और उसमें क्या होता है, पहली चीज़ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग CDM को सस्पेंड करेंगे। थर्ड थिंग, पूर्ण स्वराज, द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज रीइटरेटेड। इसका मतलब क्या है? यानी कि पूर्ण स्वराज का मतलब पहली बार बताया गया इस सेशन में, ध्यान रखना। पूर्ण स्वराज का जो मीनिंग है, व्हाट इट डज इट मीन फॉर द मासेज, उसको बताया गया सबसे पहले इस सेशन में। और लास्ट इज कि यहाँ पे 2 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए हैं। ये जो डोमिनेंट स्टेटस है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो स्वतंत्र उपनिवेश बोलते हैं, मैं बताना भूल गया, स्वतंत्र उपनिवेश, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं स्वतंत्र उपनिवेश बोलते हैं डोमिनेंट स्टेटस को। तो 2 रेजोल्यूशन यहाँ पे अडॉप्ट हुए, एक तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम अगर बात करूँ तो क्या बोलेंगे हिंदी में? राष्ट्रीय हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर्थिक, और ये हो जाएगा नियोजन। हाँ, तो राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन। तो 2 रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुए, ध्यान रखना किसमें? कराची सेशन में। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब होगा क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। ये गोलमेज सम्मेलन है क्या? तो एक्चुअल में जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसको डिस्कस करने के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई गई थी लंदन में। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं टोटल। फर्स्ट अगर बात करें 1930, ये मतलब लास्ट ऑफ द ईयर में होती थी, यानी कि साल के अंत में, जैसे कि दिसंबर में स्टार्ट हुई, जनवरी 1931 तक चली। सेकेंड वाली ये सितंबर 1931 में स्टार्ट हो गई थी, और थर्ड वाली ये 1932 में हुई। इट वॉज दी ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कि गांधी जी और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि ओनली RTC इन विच कांग्रेस पार्टिसिपेटेड, और कांग्रेस को लीड किया गांधी जी ने। गांधी जी कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बन के गए। तो गांधी जी बोल लो चाहे कांग्रेस बोल लो, एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, दैट वाज 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहली में क्यों नहीं किया? बिकॉज गांधी जी तो उस समय जेल में थे, सारी चीज़ें। और तीसरी में क्यों नहीं किया? क्योंकि जब ये वापस आए तो जो इनकी डिमांड थी वो मानी नहीं गई, तो इन्होंने फिर से CDM को लॉन्च कर दिया, और जैसे ही लॉन्च करने का स्टार्ट किया, गांधी जी को फिर से यरवदा जेल पूना में डाल दिया गया, और इसलिए तीसरी वाले में पार्टिसिपेट नहीं किया। धन्यवाद। ठीक, किसी का कोई डाउट? अब खत्म हो गई सारी चीजें, समझ में आ गई सारी चीजें? सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो आज तो 1.5 घंटे के अंदर ही खत्म हो गई सारी चीजें। गांधी जी के ग्रैंड सन, हाँ, गांधी जी के सन भी थे मनीलाल, ठीक है। तो वो जब भी मैंने बताया था सरोजिनी नायडू धारसाना से, तो वो भी उन्हीं के साथ थे।
अच्छा, कमेंट में गांधी जी के ग्रैंडसन है क्या? वो हो कहाँ है? सर इनकलाब जिंदाबाद किसने? इनकलाब जिंदाबाद ये दिया था हसरत मोहानी ने, जो लाहौर सेशन में लगा था ना, इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। और हसरत मोहानी, अगर आपको याद हो रहा हो, ये मैंने जब 1919 कल पढ़ा रहा था, खिलाफत आंदोलन, तो जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी थी, उसमें मेनली कौन थे? हमारे अली ब्रदर्स से मौलाना मौलाना अली और शौकत अली, और उसमें हसरत मोहानी भी थे, अजमल खान भी थे। पूना फैक्ट नहीं, पूना फैक्ट वो हम कल के लेक्चर में के लिए भी कुछ छोड़ दो। तो गांधी जी को भी जेल में डाल दिया है हम लोगों ने, यरवदा जेल पूना में, वो गांधी जी को जेल हो गई, और जेल में ही कल हम लोग कुछ करवाएंगे, मतलब गलत काम नहीं, मतलब अम्बेडकर जी को बुलाएंगे और कुछ करवाएंगे कल, ठीक है, एक पैक्ट साइन करवाएंगे। सर फॉर्म्स ऑफ मोबिलाइजेशन समझ आनंद, फॉर्म्स ऑफ मोबिलाइजेशन का मतलब है जैसे कि मैं बोल दूं कि आप में से जो लड़कियां हैं वो वो प्रभात फेरी हैं, और लड़के वानर सेना बनाएंगे अपनी, लड़कियां प्रभात फेरी बनाएंगी, इस तरह से। तो मतलब इकट्ठा करने का तरीका है वो, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ बताया तो 1931। चल लिखा नहीं यहाँ पे, 1931, 1931 में हुआ ये गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट डेट तो ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ ले 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 1931, ठीक है। तो 14 फरवरी 1931 को उनको पैक्ट साइन होता है। फिर दिसंबर में जाके कराची सेशन होता है, मतलब उससे पहले हो जाता है, स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, कराची सेशन स्पेशल होता है, दिसंबर बोलो, मार्च में होता है, 29 मार्च में। वैसे तो दिसंबर में होता है, तो बट ये स्पेशल सेशन था कराची का। तो यहाँ पे सेशन होता है, और देन जो दिसंबर के टाइम में ये राउंड टेबल, सॉरी सितंबर के टाइम पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है, वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। साइमन गोबैक किसने दिया? तो ये एक्चुअल में एक यूसुफ, मतलब एक मुस्लिम पर्सन है, यूसुफ मेहरली, उन्होंने दिया था। लेकिन ये पूछेगा नहीं आपसे कभी, ठीक है। अब आप पूछ रहे हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन कभी आपसे, आज तक तो पूछा नहीं गया, ठीक है। अगर हाँ, अगर KBC में कल को जाते हो, अगर क्वेश्चन आ जाता है ये, तो ये अगर तुम उसका आंसर दे देते हो, तो जितना भी वो प्राइज़ मनी का क्वेश्चन होगा, उसका आधा पैसा तुम मेरे को दोगे, ध्यान रखना, ठीक है। यूसुफ मेहरली। पूर्ण स्वराज का मतलब ये है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब हमें मतलब डोमिनियन स्टेटस से ऊपर है पूर्ण स्वराज, कि अब हमें तुम यहाँ से निकल लो, ठीक है, पूरी तरह से, यानी हमारी सरकार होगी और हम ही रूल करेंगे उसमें। फादर ऑफ डायरकी, तो डायरकी का फादर देखो, वैसे तो 1919 में था, मोन्टैगी चर्च फॉर रिफॉर्म बोलते हैं, बट एक पर्सन हुए, एक कर्टिस करके कोई नाम था उनका, कुछ एग्जैक्ट तो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट कर्टिस करके था वो, उसको बोलते हैं फादर ऑफ डायरकी। लेकिन ये भी अगेन इसको याद नहीं करना है, मैं पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये पूछेगा नहीं आपसे। ऑल थ्री किसने अटेंड करी थी? अम्बेडकर जी ने, बिल्कुल बात सही है। तीनों की तीनों जो है, ऑल थ्री अम्बेडकर जी ने अटेंड करी थी, ठीक है, तीनों जो है अम्बेडकर जी ने अटेंड करी। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ डिमांड भी रखी थी वहाँ पे जाके, वो हम डिमांड अगले लेक्चर, कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद की अगर बात करें तो इनको इलाहाबाद में, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इनको चंद्रशेखर आज़ाद को इलाहाबाद में मार दिया गया था। एक्चुअली मारा नहीं गया था, उन्होंने खुद ही गोली मार ली थी, जिसका नाम पहले एल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, अब उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क ही है, जो कि आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगा। तो इन्होंने खुद को 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद किल्ड हिमसेल्फ, ठीक है, किल्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को शॉट कर लिया था। एक्चुअल में ये एक पार्क में थे, जिसका नाम अभी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, प्रयागराज में है ये। और ये इनको पुलिस पकड़ रही थी, क्योंकि इन्होंने 1929 में, जो उस समय वॉइस रॉय था इरविन, उसकी ट्रेन को बम से उड़ाने का इन्होंने ट्राई किया था। तो इरविन जैसे तैसे बस बच गया था, ही जस्ट नैरोली एस्केप्ड। और जब ये बच निकला वहाँ से 1929 में, तो इनको ढूंढने की तलाश हो रही, तो इन्हीं के कोई एक साथी थे, उन्होंने जो है बता दिया ब्रिटिशर्स को कि यहाँ पे हैं। तो ब्रिटिशर जब आए, ठीक है, तो वो ये बोला जाता है कि वहाँ पे पेड़ भी अभी भी है, ठीक है।
तो पेड़ के पीछे वो छुप के वो फायरिंग कर रहे थे, और जब ये पता चला कि अब ये पकड़ लिए जाएंगे तो उन्होंने खुद को ही गोली मार ली, बजाय कि वो अंग्रेज़ों के हाथों मारे जाते। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को तो फांसी हुई 23 मार्च 1931 को, और 1931 को ही चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली, जो इन्होंने HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी को बनाया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे आज के लेक्चर से ना सिर्फ जीके याद करें अपने एग्जाम के लिए, बल्कि थोड़ा मोटिवेट भी हों कि जो हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने इतना सारा, और भी बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उन्होंने कितना सारा कुछ हम लोगों के लिए किया है ना। तो पहले तो उनको थैंक्स बोलेंगे, और इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे ज़्यादा बस हाँ, रील्स देखेंगे जीके वाली, और कुछ नहीं, ठीक है और जो है और ज़्यादा कुछ मतलब नहीं सारी चीज़ें करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब सोचो अगर वो देखेंगे हमें कि देखो यार मतलब हमने इनको आज़ादी दिला और ये सब क्या कर रहे हैं बैठ के, है कि नहीं, तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी भी जो फ्यूचर जनरेशन्स है हमें याद करें, है कि नहीं। तो बस थोड़ा मोटिवेट भी होना है। सर डिजिटल नोट्स मिलेंगे क्या जो हैंड रिटन है, मतलब सुजीत मैं समझा नहीं आपका डाउट। नोट्स तो आपके सब पढ़ चुके हैं। हाँ जी सुमित, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुआ था, तो और मैंने क्या बताया, ये तो बताया। कहाँ गया, अरे चल रहा भाई आगे। कहाँ गया उसको, ठीक है 4 अप्रैल लिख दिया क्या मैंने गलती से, 6 अप्रैल होगा यहाँ पे, ठीक है 12 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल तक, 12 अप्रैल से 6 अप्रैल तक चला था। बाय श्रुति, हम भी बैठे बेटा यहाँ पे, हमको भी बाय कर लो हैं चलो भाई कल मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद। कल होंगे क्वेश्चंस, कल होंगे सारे क्वेश्चंस, कल सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आज